हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, अपन बात करेंगे, अपनी यूनिट है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल, मतलब 12 अनुसूची है, उनमें हम 8वीं अनुसूची की बात करेंगे। इस अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, उनकी बात करनी। हम आर्टिकल 344 से आर्टिकल 351 तक की बात करेंगे। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि यूपीएससी में यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, देखो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट कितने हैं, कितने पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन में? 22 पार्ट। कितने पार्ट है? 22 भाग। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग है? 22 भाग है। और आर्टिकल 395 आर्टिकल है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन की कह रहा हूं मैं। 395 में निरस्त कर दिया, वैसे 354 में है, लेकिन संख्या में आप देखो कॉलम अभी 395 का है। शेड्यूल कितनी है? 12। अनुसूचियां कितनी है? 12। अब उसी के अंदर आप देखोगे पाठ 17, पाठ भाग 17 संविधान का, पाठ मतलब भाग 17, जिसमें आर्टिकल 343 से 351 है। यह भाषा के ऊपर बात करता है। इस पे हम इस चैप्टर में बात करनी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अपने संविधान के अनुसूची 8 में 1950 तक, कब तक की बात करूं? 1950 तक कितनी लैंग्वेज थी? 14। ये 14 लैंग्वेज 1950 तक। उसके बाद में 8 लैंग्वेज। अभी टोटल लैंग्वेज कितनी है? 8 शेड्यूल। मतलब 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची है, इसमें अभी 22 भाषाएं हैं। आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि 22 भाषाओं में आपसे पूछ ले कि सिंधी कब ऐड हुई है, तो सिंधी भाषा देखो, पहले 14 भाषा आपको याद होनी चाहिए। 14 कौन कौन सी? तो आप सबसे पहले मैप देखो 14 भाषाओं का। क्या देखो? तभी देखो याद रहेगा ढंग से। देखो, एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने कहा कि 1950 और 1956 तक, तो 1956 में कितने राज्य थे अपने पास? 1956 में एक कानून आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कमीशन भी आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो 1953 में बना था, है। फिर अब उसने 2 साल में अपनी रिपोर्ट दी। किनके आयोग में? फैजल अली के नेतृत्व में बना था। उसी कमीशन के 1956 से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। तो कितने स्टेट बने थे अपने पास? 14 स्टेट। भाषा के आधार पर ही बने थे स्टेट। अब हमारे पास भाषाएं कितनी है यहाँ पे? 14। 1950 तक की, 1956 की बात कर रहा हूँ। इन 14 भाषाओं को आप समझिए। देखो, सबसे पहले असमिया। असमिया का मतलब जो असम में बोली जाने वाली भाषा है। बंगाली, जो अपने बंगाल में बोली जा रही। हिंदी, हिंदी भाषाओं में आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हरियाणा, हिमाचल वाला ये एरिया वाला ले लो, यूपी का एरिया ले लो। गुजराती, मराठी, गुजरात और मराठा। कन्नड़, कन्नड़ में तमिलनाडु। तेलुगु, तमिल, ठीक है, तो तमिल में तमिलनाडु, तेलुगु में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उड़िया, उड़ीसा। कश्मीरी, कश्मीर। पंजाबी, संस्कृत और उर्दू। अभी संस्कृत और उर्दू ऑल ओवर इंडिया के लिए। संस्कृत और उर्दू, तो कितनी भाषा आई? 14 भाषा हो गई। अब क्या यहाँ पे इंग्लिश है? नहीं है। एक याद रखना, इन 22 भाषाओं, देखो ये 14 भाषा संविधान में थी। जब संविधान बना था तब संविधान में 14 भाषाएं थी। उसके बाद में 8 भाषाएं और ऐड की गई। उनके साथ कितनी लैंग्वेज हो गई? देखो, ये 8 भाषाएं ऐड की गई है, ये 8 लैंग्वेज बाद में ऐड की गई। तो इन 8 लैंग्वेज को ऐड करने से हमारे पास 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, लेकिन इंग्लिश नहीं है, ये याद रखना। अब देखो, सिंधी कब जोड़ी गई? 1967 में। कौन सा संविधान संशोधन अमेंडमेंट हुआ? 21वां। जो मैंने सीए लिखा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो सिंधी कहां बोली जाती है? सिंधी जो गुजरात वाला, ये वाला एरिया, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के बेल्ट में सिंधी लैंग्वेज बोली जाती है। अब आती है मणिपुरी। मणिपुरी को मैतेई भी बोलते हैं, मैतेई लैंग्वेज। जो मणिपुर वाला ये एरिया है, इस एरिया में कब कब जोड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सॉरी 71, 1992 में, 1992। अब एक रोकना चाहूंगा कि मणिपुर राज्य कब बना? 1971 में राज्य बना था। केंद्र शासित प्रदेश था शुरू से। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद 1971 में क्या बना? राज्य बना था, ठीक है। तो मणिपुरी जुड़ी। अब कोंकणी। अब कोंकण कहां बोले? जो कोंकण तट है, तो कोंकण तट में कोंकणी ज्यादा, अगर देखोगे तो गोवा का ज्यादा, लेकिन यहाँ पर ये महाराष्ट्र वाला एरिया, थोड़ा कर्नाटक एरिया में भी कोंकणी भाषा बोली जाती है। इसको कब जोड़ा गया? इसको भी
1992 में जोड़ा गया। नेपाली, नेपाली खाम बोली जाएगी। तो ये नेपाल का जो बॉर्डर वाला बिहार का बेल्ट थोड़ा और यूपी का बेल्ट है ऊपर का, इस बेल्ट में नेपाली बोली जाती है। ठीक, अब देखो सबसे पहले इजी याद रखना इन 8 भाषाओं को कि 8 भाषाएं जो बाद में जुड़ी थी, पहले सिंधी अकेली जुड़ती है 1967 में, लेकिन 1992 में 3 भाषाएं एक साथ जुड़ती है। कौन कौन सी? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। तो इन 3 का ग्रुप कर लो एक साथ। ठीक, 2003 में फिर 4 लैंग्वेज और जुड़ती है। हो गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? 92 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब आया था? 92 में 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया कब? 2003 में। कितनी भाषाएं जोड़ी? 4। अब 4 का देखो, बोडो। अब सबसे पहले बोडो है कहाँ पे? देखो बोडो, ये आप आओगे देखो यहाँ पे असम है। असम में यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट है। कोकराझार वाला तो यहाँ पे कोकराझार, बक्सा, ठीक है, चिरांग, इन 5 डिस्ट्रिक्टों में एक जगह है जिसका नाम है बोडोलैंड। क्या नाम है? बोडोलैंड है। अब मैंने बोला बोडोलैंड, तो यहाँ पे बोडो लैंग्वेज बोली जाती है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, देखो यहाँ पे बोडो एक परिषद चलती है, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, जिसकी स्थापना 2003 में होती है। कब होती है? 2003 में है। अब आप याद है बीटीसी, लोग बोलते हैं बीटीसी, बोडो टेरिटोरियल काउंसिलिंग, बीटीसी याद है? 2003 में बनी। इसमें मेंबर कितने? यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, 40 मेंबर की काउंसिलिंग है, मतलब 46 मेंबर की काउंसिलिंग है वैसे, लेकिन 40 मेंबर इलेक्ट होते हैं और 6 मेंबर को राज्यपाल क्या करता है? मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है? बीटीसी की बात करो, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिलिंग, बात करेंगे हम इसके ऊपर, क्यों बनी, क्या हुआ बोडोलैंड का, है ना। तो बोडोलैंड का चैप्टर आपसे कोई पूछे तो इसी एरिया में बोडो भाषा बोली जाती है, जिसको हमारे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया बोडो भाषा को। ठीक, अब उसके बाद में आता है डोगरी। अब डोगरी का नाम आता है, सीधा याद ना, हिमाचल का एरिया और जम्मू कश्मीर का एरिया, इस एरिया में डोगरी भाषा बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? डोगरी। ठीक, अब आती है संताली। तो संताल विद्रोह याद है? कानू संताल जी हैं, हमारे वीर कानू संताल। 1855 में कौन सा आंदोलन था? हैं, संताल विद्रोह हुआ था ना 1855 में। 1857 क्रांति 2 साल पहले। तो किस एरिया में हुआ था? झारखंड के एरिया में। तो ये कहाँ बोली जाएगी? झारखंड के बेल्ट में, थोड़ा बंगाल और उड़ीसा का बेल्ट आप लगा लो, वहां पे संताली लैंग्वेज बोली जाती है। उसको भी जोड़ा गया कब? 2003 में। अब आती है मैथिली। अब मैथिली को भी 2003 में। मैथिली कहाँ पे? बिहार में। बिहार में कहाँ है? बिहार में, वेस्टर्न बिहार में नहीं है, पूर्वी बिहार में, मधुबनी से शुरू करके देखो यहां से ये वाला बेल्ट, तो ये कटिहार, पूर्णिया, जो ये वाला आ रहा है ना, भागलपुर वाला एरिया हो गया। ठीक है, इस एरिया में कौन सी बोली जाती है? मैथिली। तो आपको ये लैंग्वेज आपसे कोई पूछे 22 लैंग्वेज बता दोगे? कोई कंफ्यूजन? मुझे नहीं लगता इस चीज में कोई कंफ्यूजन आएगा कि इन लैंग्वेज है कहाँ का। वापस देख लो आप, पहले एक जुड़ी 1967 में 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, फिर 3 जुड़ती है एक साथ 1992 में। कब? 1992 में। 1992 में आई, तो 1992 में 3 लैंग्वेज आएगी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ठीक है, तो आप कर लो, देखो 1 2 3, इसको ऐसे कर लो चाहे, है जो हंसिया होता है, खेत में काम लेते हैं। फिर 4 बनी, बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली, है तो 3 तो यही हो गई, बोडो है, संताली और मैथिली, और ऊपर डोगरी, मतलब हिमाचल और कश्मीर वाली एरिया। तो इन चीज़ों को याद रखना कि ये लैंग्वेज कब जोड़ेगी, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लिखना है कि हिंदी कब जोड़ी गई, ये मैंने बोला, या आप लिखने की जरूरत है, स्क्रीनशॉट ले लो बस, जल्दी जल्दी। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब आपसे कोई पूछे कि हिंदुस्तान में 8 जो अपनी अनुसूची, 8 अनुसूची 22 लैंग्वेज, लेकिन आपको कोई ये पूछे कि शास्त्रीय भाषाएं क्या होती है, क्लासिकल लैंग्वेज, तो 2004 में भारत सरकार ने एक कैटेगरी बनाई जिसका नाम है क्लासिक लैंग्वेज या क्लासिक भाषा। अब ये इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा, अब आपसे पहला कोई क्वेश्चन पूछेगा क्लासिक लैंग्वेज कब आई, 2004 में भारत सरकार ने एक अलग कैटेगरी बनाई है। अब कौन सी लैंग्वेज क्लासिक होगी,
उसका भी होना चाहिए। कौन सी लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा होगी, उसके लिए 3 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर ये है कि उस भाषा के जो भी ग्रंथ है वो कितने साल पुराने होने चाहिए, 1500 से 2000 वर्षों की अवधि का उन ग्रंथों का इतिहास होना चाहिए। ठीक, अब प्राचीन साहित्य और ग्रंथों का संग्रह जिसे वक्ताओं की पीढ़ी द्वारा एक मूल्यमाल विरासत माना जा सकता है कि वक्ताओं के थ्रू वो अब चल रही। और किसी भी मान लो कि एक क्लासिक लैंग्वेज का, साहित्य का जो भी मौलिक या बेसिक स्ट्रक्चर किसी दूसरे से मेल नहीं खा रहा कि कहीं किसी की कोई नकल तो किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार तो नहीं ली गई है। ये 3 चीज याद रखोगे। अब देखो हिंदुस्तान में, मैंने बोला क्लासिक लैंग्वेज, तो हिंदुस्तान में कितनी भाषाएं बोल रहे, लगभग 1600 के आसपास हिंदुस्तान में भाषाएं बोली जाती है। कितनी, 1600 के आसपास भाषाएं बोली जाती है। तो अब उनके मापदंड क्या हो जाएंगे, क्लासिक लैंग्वेज के 3 मापदंड हो जाएंगे। अब क्लासिक लैंग्वेज में आपसे कोई पूछे कि कितनी क्लासिक लैंग्वेज भारत में अभी है, तो कितनी है, 6। देखो शुरू में तमिल ऐड किया गया, 2014 में उड़िया ऐड किया गया। तो आपसे कोई पूछे इस क्लासिक लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो याद रखना तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मतलब शास्त्रीय। अब आपसे कोई एग्जाम स्टेटमेंट दे दे कि हिंदी क्लासिक लैंग्वेज है, तो अभी शास्त्रीय में नहीं आएगी। तो क्या आएगी, क्या नहीं आएगी, हिंदी शास्त्रीय भाषा में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि शास्त्रीय भाषा की कैटेगरी को वो नहीं पार कर रही अभी तक। तो अभी तक कितनी है, 6 है। ठीक है, अब शास्त्रीय भाषा का ये मतलब क्या कि क्लासिक लैंग्वेज का ग्रुप बनाने से फायदा क्या, फायदा ये है जितने भी शास्त्रीय भाषाओं के जो विद्वान होंगे उनको 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेगी सरकार। दूसरा, उनके अध्ययन के लिए, जैसे अभी संस्कृत के लिए लगभग भारत सरकार ने संस्कृत के लिए 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सरकार ने फंड दिया। कितने का, 1000 करोड़ का। 200 करोड़ रुपए का तमिलनाडु, ये तमिल जो लैंग्वेज है क्लासिक उसके लिए दिया गया। इसके साथ साथ शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे, मतलब रिसर्च सेंटर वगैरह अलग से बने। विश्वविद्यालय से एक आयोग, यूजीसी जो कमीशन है 1956 में बना था। ठीक है, एक चीज बताता हूं, देखो यूजीसी मैंने बोला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आप यूपीएससी दिमाग में आना, यूजीसी 1956 में बना। फर्स्ट चेयरमैन सीडी देशमुख साहब। अब सीडी देशमुख कौन है, फर्स्ट गवर्नर भी थे आरबीआई, याद है, सीडी देशमुख साहब गवर्नर भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, तीसरे फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के, और यूजीसी के फर्स्ट चेयरमैन भी थे सीडी देशमुख साहब। तो ऐसे काम करना चाहिए थोड़ा घोड़े की तरह। तो विश्वविद्यालय से क्या होगा, कम से कम केंद्र विश्वविद्यालय में शास्त्रीय भाषाओं से विद्वानों को एक निश्चित व्यावसायिक अध्ययनों की एक अलग से डिपार्टमेंट बनाई जाए, अलग से कोर्स शुरू किया जाए। तो आप कोई पूछे क्लासिक लैंग्वेज का क्या सीन, तो आप ये बता सकते हो। अब मैंने कहा कि अपने संविधान में कितने पार्ट है, 22 पार्ट है। मैंने बोला 22 भाग है। कितने भाग है संविधान में, 22। आपको किताब पढ़ते हो वैसे, संविधान में कितने भाग है, 22 भाग है। उसमें से भाग 17 पे बात करेंगे, भाग 17, चैप्टर 17। उसमें आर्टिकल 343 से 351 की बात करनी थी हमको, तो उस पर बात करते हैं। तो आर्टिकल 343, ठीक है, 433, ये क्या कहता है कि हमारे देश की भाषा क्या होगी। तो क्या बोलता आर्टिकल, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ये संविधान में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्या लिखा है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी लिपि होगी। और संघ के जितने भी शासकीय जो प्रयोजन के काम है उसके लिए प्रयोग में आने वाली लिपि अंकों की संख्या भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, जो 1 2 हम लिखते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि हमारे इंडिया की, हमारे भारत की, किसकी, हमारे भारत की भाषा क्या है, राजभाषा क्या होगी, तो हिंदी है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप आर्टिकल 343 कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़िए, और होना भी चाहिए। ठीक है, एक चीज याद रखना, गांधी जी ने क्या कहा था कि जिस राष्ट्र की कोई भाषा नहीं वो राष्ट्र गूंगा है। देखो दिखाता हूं, उनकी कोटेशन है, इनकी गांधी जी की कोटेशन है कि राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या, हिंदी है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी आर्टिकल 343 का सेक्शन 1। कोई आपसे पूछे राजभाषा का मतलब कि राष्ट्रभाषा। ठीक, अब राजेंद्र बाबू ने क्या लिखा, जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य का गौरव का अनुभव नहीं वो उन्नति नहीं कर सकता। गलत बोले राजेंद्र बाबू। आज अगर कोई अभी थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है भारत के ऊपर कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों बोल दिया, क्या प्रॉब्लम है यार, वो हमारी भाषा है। अब हिंदी में बोल दिया, आर्टिकल खुद कह रहा है कि राजभाषा हिंदी है, तो भारत बोलने में उन इलाइट लोगों को प्रॉब्लम है जो ब्रिटिश मानसिकता से ग्रसित है, उनको भारत से प्रॉब्लम है।
हमको इंडिया से नहीं प्रॉब्लम है, उनको भारत बोलने पे प्रॉब्लम होगी, बवाल मचा दे कि भारत क्यों बोल दिया। उनको तो खुश होना चाहिए कि भारत बोल रहे हैं, उनको भारत से प्रॉब्लम है, हैं? तो उनको बवाल मचा रखा है अभी ट्विटर पे, आप देखोगे। देखो अब देखो एक चीज देखो, अब इसमें क्या लिखा है, हम जगह पढ़ते हैं कि राजभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन आर्टिकल 343 के में 2 सेक्शन है। पहले सेक्शन बोलते राजभाषा हिंदी, दूसरे सेक्शन में कहा गया है कि 15 साल तक जितने भी सरकारी कामकाज किस में होंगे, इंग्लिश में, किस में होंगे, अंग्रेजी भाषा में। कहां लिखा देखो कि क्या कहता है, खंड 1 सेक्शन 1 में, किसी बात के होते हुए भी संविधान के प्रारंभिक, जब संविधान लागू होगा उसके प्रारंभिक 15 वर्ष तक अवधि के लिए संघ के, मतलब भारत के जितने भी काम है, वो काम कौन सी लैंग्वेज, शास्त्र के प्रयोग, जो ऑर्डर वगैरह, कानून वगैरह निकाले जाएंगे, ठीक है, वो हिंदी भाषा में हो, सॉरी इंग्लिश भाषा में हो। कौन सी लैंग्वेज में होंगे, अंग्रेजी भाषा में होंगे। आपसे पूछे कोई तो ये बता दोगे, इंग्लिश लैंग्वेज का 15 साल के लिए कौन से आर्टिकल में लिखा है, 343। लेकिन संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी, मतलब भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी। तो आप इस चीज को भी देखोगे। अब देखो, अब एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं, आर्टिकल 343 में देखो, ये आर्टिकल 343 उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर मान लो कि 15 साल की अवधि खत्म हो गई, आज 15, आप कहते हैं यार फिर इंग्लिश क्यों 15, लेकिन उसी में आर्टिकल 343 में कहता है कि जब तक संसद को लगे तो अंग्रेजी भाषा का यूज कर सकती है, जब तक संसद को ये लगे, किसको, पार्लियामेंट को ये लगे, देखो अंग्रेजी भाषा का यूज कर सकती है 15 वर्ष के बाद में भी संसद कानून बना के। अगर आज भारत सरकार को लगता है कि हमें इंग्लिश का यूज नहीं करना है शासकीय काम में, तो हटा सकती है, तो संसद के ऊपर है ना। तो आपसे कोई पूछे कि 15 साल बाद में भी क्यों यूज, बहुत सारे कुतर्क करते हैं कि 15 साल हो गए अब क्यों लग रही है, तो आर्टिकल 343 का 3, लेकिन संसद के पास पावर है हटाने का, लेकिन राजभाषा हिंदी है। अब आर्टिकल आगे चलते हैं, 344 देखो, हर बार क्वेश्चन आता है? क्या क्वेश्चन आता है, 344 में आपसे पूछे राजभाषा जो हिंदी है, अब हिंदी को कैसे डेवलप करोगे राजभाषा को, आर्टिकल 343 में कहा गया कि राजभाषा हिंदी है, तो उसके लिए एक आयोग बनेगा, हिंदी के लिए क्या बनेगा, एक आयोग बनेगा, राजभाषा के संबंध में एक आयोग बनेगा, मतलब आयोग मतलब कमीशन बनेगा, और एक अलग से देखो, आयोग कमीशन अलग है, याद रखना कमीशन अलग है, और एक संसद की कमेटी बनेगी, किसकी बनेगी, पार्लियामेंट की कमेटी बनेगी, जिस कमेटी में लोकसभा के 20 मेंबर होंगे और राज्यसभा के 10 मेंबर होंगे। अभी कमेटी बनी है, अमित शाह जी हेड थे जिन्होंने राष्ट्रपति, हाँ दूसरी, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को नहीं देगी, किसको देगी, राष्ट्रपति को देगी, कमेटी है, कमीशन। अब कमीशन क्या करेगा, तो कमीशन बनेगा, इसमें कमीशन के लिए क्या बोला गया है कि संविधान के, जैसे संविधान लागू होता है उसके 5 वर्ष के भीतर भीतर क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, कमीशन। लेकिन 5 वर्ष के बाद में, एक बार जब संविधान लागू हुआ 5 वर्ष, लेकिन फिर 10 साल के अंतराल के बाद में हर बार एक कमीशन बनना चाहिए, कौन सा, राजभाषा के लिए कमीशन बनेगा। ठीक, अब इसमें कौन होंगे, इस कमीशन में एक अध्यक्ष होगा, कौन होगा, एक अध्यक्ष, उस अध्यक्ष के साथ में लोग कौन होंगे, 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उन भाषाओं से संबंधित प्रतिनिधि मंडल या उनका प्रतिनिधि करने वाले सदस्य होंगे, मतलब जो 22 भाषाएं हैं। ठीक, अभी मैंने बताया हूं, पहले 14 भाषा थी, 8 बाद में जुड़ी ये भाषाएं, याद आया है, संविधान में पहले 14 भाषा थी, 8 भाषाएं बाद में जुड़ी, जैसे सिंधी 1967 में जुड़ी है, बीच में फिर 3 भाषाएं जुड़ी 1992 में, नेपाली है, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, फिर 4 भाषाएं बाद में जुड़ी 2003 में है, बोडो, मैथिली, संताली और डोगरी। अब इन भाषाओं के प्रतिनिधि प्रत्येक सदस्य भी इसमें होगा। अब इसकी नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति का आदेश, नियुक्ति, वेतन, सब कुछ राष्ट्रपति तय करेगा। किसका हिस्सा है वो, कौन तय करेगा भाई, देखो पूछे कौन तय करेगा, राष्ट्रपति नियुक्ति तय करेगा। हो गया, अब आके अब ये आयोग बना, तो आयोग काम क्या करेगा, किस लिए बनाया गया आयोग, संघ के जितने भी काम हैं, मतलब भारत के जितने भी सरकार के काम हैं, उनके लिए हिंदी भाषा के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए ये कमीशन जोर देगा। और आज ये एक ट्विटर पे तो भी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि भारत के राष्ट्रपति हैं, इतना लिख दिया
इतने में लोगों को प्रॉब्लम होगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया, इसमें लोगों को प्रॉब्लम होगी। लेकिन संविधान क्या कहता है? वो लोग संविधान क्या अवहेलना कर रहे हैं। वो लोग ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हम इलाइट हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, हम लिबरल हैं, और वो लिबरल करते रहते हैं। लिबरल का ध्यान रखना, लिबरल औद्योगिक क्रांति की एक विचारधारा से निकला हुआ एक वायरस है जो आपकी विचारधारा खत्म करता है। आप भारतीय हैं और भारतीय रहिए। मुझे नहीं पता ये लिबरल क्या है। ये लिबरल कहता है कि पूंजीपतियों को बढ़ाओ, चुपचाप बैठे रहो, आपके ऊपर कोई कुछ कर रहा है चुपचाप बैठे रहो बस। अगर लिबरल ज्यादा होते तो ना तो शिवाजी होते हैं हमारे यहाँ, ना महाराणा प्रताप होते हैं। लिबरल कहते हैं कि बाहर आ रहे हैं, आने दो, उनको शरण देते रहो, हैं सड़ा दे, पूरी दिल्ली सड़ा दी रोएंगी उन्हें, सड़ा दो सब कुछ। वो कहते हैं नहीं, लिबरल का मानना है कि जितने लोग आएंगे उतना हमारा माल बिकेगा। पूंजीपति लोग हैं कि हम माल बेचेंगे, हमारा है पैसा कमाएंगे, मनी। उनका एक ही सपना है मनी, कोई काम नहीं। लिबरल फिर देश छोड़ के भी चले जाते हैं। अधिकतर लिबरल देश से बाहर रहते हैं, वेस्टर्न कल्चर में एकदम रंगे पंगे लोग हैं वो। तो आयोग का काम क्या होगा? मैं टॉपिक पे आना चाहूंगा, सॉरी इधर उधर भटक जाता हूँ, इमोशनल हो। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का यूज करना है। देखिए ये आयोग इस पे जोर देगा। दूसरा, संघ के सभ्य या किन्हीं शासकीय प्रयोजन अंग्रेजी के प्रयोग पे प्रतिबंध लगाना है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये कमीशन का काम होगा। क्या होगा? अंग्रेजी के ऊपर प्रतिबंध लगाना है। अनुच्छेद 348 में उल्लेखित सभी किन्हीं प्रयोजनों के लिए कि अब 348 में क्या अभी बात करेंगे। 348 में यह बताया गया है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी? इंग्लिश होगी। कि इसमें भी अगर बदलाव करना चाहे कमीशन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज में, तो भी वो बदलाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ कमीशन कह रहा है कि संघ के राज्यों की, 2 राज्य है मान लो, 2 राज्यों के बीच में लैंग्वेज का माध्यम क्या होगा? सपोज करो तमिलनाडु और यूपी के बीच में लैंग्वेज का माध्यम क्या होगा? ये भी राजभाषा आयोग तय करेगा। ठीक समझ गए? राजभाषा आयोग का काम क्या है? आर्टिकल 2 से है ऑफिशियल पर्पज क्या है। अब मैंने बोला कि अभी राजभाषा आयोग है, तो अब लोग कहेंगे कि यार इससे तो आप हिंदी थोप रहे हो। एक होता नहीं कि इससे तो राजभाषा आयोग आएगा तो फिर हिंदी थोप दोगे, ये तो गलत है, जो गैर हिंदी भाषा के राज्य हैं। लेकिन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका भी प्रोविजन है। आर्टिकल 344 का सेक्शन 3, यह सेक्शन 3 है, खंड 3, 344 आर्टिकल का सेक्शन 3 कहता है कि 2 के अधीन जो सिफारिश करेगा, कौन सिफारिश करेगा? कमीशन। क्या सिफारिश करेगा? हिंदी के यूज के लिए, राजभाषा के यूज के लिए। लेकिन वो आयोग इन चीजों पे ध्यान देगा। क्या? औद्योगिक, भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति और लोक प्रशासन सेवाओं से संबंधित और अहिंदी भाषाई क्षेत्रों के व्यक्तियों के दावों और हितों का भी ध्यान रखेगा। तो अभी तक नहीं थोपी है क्या? बताओ आप। 75 साल से ऊपर हो गए देश को आजाद हुए, तो ये ध्यान रखना। कोई आपसे कुतर्क करे तो ये बता देना। अब आगे चलते हैं। सेक्शन 344 आर्टिकल में क्या क्या है देखो। 344 में क्या है देखो, वापस आते हैं, वापस बैक। राजभाषा आयोग मतलब कमीशन होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। दूसरा, संसद की एक समिति होगी, है पार्लियामेंट कमेटी। पार्लियामेंट कमेटी के बारे में बताता हूं। पार्लियामेंट कमेटी है, अभी देखो थोड़े दिन पहले न्यूज में थे अमित शाह जी। न्यूज देखो आप, सर्च करना। ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी हेडेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह, माननीय अमित शाह जी। अब आपसे कोई पूछे कि ऑफिशियल कमेटी कौन से आर्टिकल में है? पार्लियामेंट, आर्टिकल 344 का सेक्शन 4, वो रहा सेक्शन 4। इसमें कौन कौन मेंबर होंगे? लोकसभा के 20 होंगे भाई, और राज्यसभा के 10 होंगे। अब कहते हैं कि ये कौन, क्या सरकार के आदमी होंगे? नहीं, प्रत्येक दल से एक एक आदमी आएगा। तो इसके चुनाव की प्रक्रिया क्या है? एकल संक्रमण आनुपातिक प्रणाली। देखो रहा, आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित हो गया। आप ये बोल सकते हो सिंगल ट्रांसेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकते हैं। बता दोगे। अब ये समिति काम क्या करेगी? समिति का काम, कमेटी का काम ये होगा कि आर्टिकल 344 ए में जो कमीशन है, जो आयोग है, जो कमीशन गठित होगा, जो अपनी सिफारिश देगा, उनकी सिफारिशों की परीक्षा करना कि उन्होंने जो दिया है रिकमेंडेशन वो अच्छा है या सही है। बता दोगे? क्या बताओगे? है कमीशन का काम बता देना। कमेटी पूछे तो आप बता देना कमेटी कौन कौन है, कौन कौन कितने मेंबर है। अब आगे चलते हैं आर्टिकल 345। अब मैंने बोला कि संघ के लिए, भारत के लिए, संघ यूनियन के लिए भाषा हिंदी है।
क्या राजभाषा क्या है? 343 आर्टिकल के 1 के अनुसार राजभाषा हिंदी। उसी तरह प्रत्येक राज्य की भी राज्य भाषा होगी। क्या होगी? राज्य की राजभाषा। जैसे आज बंगाल की बंगाली राज्य भाषा, अधिकतर काम बंगाली में, तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज में काम होते हैं, लेकिन एक राज्य में 2 भाषाएं भी हो सकती, 3 भाषाएं भी हो सकती। जैसे यूपी में उर्दू है और हिंदी है, ठीक है। आप बंगाल में जाओगे तो बंगाली है, हिंदी भी है। तमिल में जाओ, अब आप ये राजस्थान में जाओ, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश है। तो आर्टिकल 346 क्या कहता, सॉरी 345 क्या कहता है? राज्य की राजभाषा भाषाएं। क्या है? राज्य की राजभाषा। तो ये आर्टिकल का इसका प्रोविजन ये कहता है कि अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधु के अधीन रहते हैं, अभी बताएंगे 346, इनके अधीन रहते हुए प्रत्येक किसी राज्य का विधान मंडल, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, जो राजस्थान में, अगर राजस्थान की असेंबली, हरियाणा की असेंबली, यूपी की असेंबली, वो अपने राज्य के लिए कोई भी भाषा तय कर सकती है, राजभाषा तय कर सकते हैं। हिंदी को उस राज्य के किसी शासकीय प्रयोजनों को भी लगा सकती है। परंतु किसी राज्य ने मान लो कि तय नहीं किया कि उसकी राजभाषा क्या होगी, तो तब तक वही भाषा रहेगी जो संविधान के ठीक पहले प्रयोग में चल रहा था, या फिर संघ की जो भाषा होगी वो क्या रहेगी? राजभाषा रहेगी। ठीक है, समझ गए आर्टिकल 345 क्या कह रहा है? अब मैंने बोला कि आर्टिकल 346 के अधीन रहता है। 46 के यह अधीन रहना है कि मान लो कि यूपी ने हिंदी तय कर ली कि मैं हिंदी में बात करूंगा, तमिलनाडु का तमिल में बात करूंगा, क्योंकि राजभाषा आर्टिकल 345 के तहत। तो यहाँ पे तो एक परेशानी होगी भाई, विचारों का आदान प्रदान जरूरी है, भारत एक विविधताओं का देश है। तो आर्टिकल 346 कहता है कि एक राज्य दूसरे राज्यों के बीच में जो पत्र का व्यवहार होगा राजभाषा का, वो भी तय होगा। कौन से आर्टिकल कहता है? 346 कहता है दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, शायद इंग्लिश भी हो, दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपसे कोई पूछे तो उसके लिए क्या होगा? संघ के 20 पत्र आदि को कौन तय करेंगे? एक दूसरे राज्य तय करेंगे। दूसरा, अगर मान लो 2 राज्यों ने कह दिया कि हम हिंदी यूज करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? हिंदी को भी यूज कर सकते हैं। 346। अब मैंने बोला कि आर्टिकल 345 राज्य अपनी भाषा तय करेगा, 2 राज्यों के बीच में संवाद होगा, तो दोनों राज्य म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पत्र क्या व्यवहार होगा वो अलग से होगा, हिंदी भी तय कर सकते हैं। आर्टिकल 346। अब मानो कि जैसे अभी कहते हैं कि भाई मैथिली है, मैथिली राजभाषा है, ठीक, मतलब मैथिली 12th शेड्यूल में भी है, सॉरी 8th शेड्यूल में है, 22 लैंग्वेज के अनुसार, ठीक है, 8वीं अनुसूची में है और 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची मैथिली। अब मान लो कि कोई राज्य में, जैसे मान लो भोजपुरी है, जनता से बोली जा रही है भोजपुरी, बहुत सारे लोग भोजपुरी, जैसे राजस्थानी मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है। अब मान लो कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि एक एरिया में जनता की डिमांड है कि यह भाषा राज्य की भाषा होनी चाहिए, तो बोली जाने वाली भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाना चाहिए, तो राष्ट्रपति कोई समाधान हो जाए तो वो राष्ट्रपति उसको क्या घोषित करवा सकते हैं? उस भाषा को राज्य भाषा घोषित करवा सकते हैं। देखो, यदि किसी नियमित मांग के लिए राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है, किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग, मतलब छोटे मोटे पर्याप्त, थोड़ा एरिया बड़ा हो, बोले जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए या उसका निर्देश दे सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। आर्टिकल 347। अब मैंने बोला आर्टिकल 348। आर्टिकल 348 ये कहता है कि आर्टिकल 343 क्या कहता है? पहले बताओ, देखो यहां पे समझना है। आर्टिकल 343 फर्स्ट कहता है, ए सेक्शन ए कहता है भारत की राजभाषा हिंदी होगी, ठीक। लेकिन आर्टिकल 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सारी कार्रवाई, जितनी भी प्रोसेस है, वो किस में होगी? अंग्रेजी भाषा में होगी। किसमें होगी? अंग्रेजी भाषा में। इसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर जो आपके राज्य में है और संसद जो हमारे देश में भारत में है, इनके जितने भी कानून लॉ वगैरह आएंगे वो भी किस में आएंगे? इंग्लिश में आएंगे। ये आर्टिकल कौन सा कहता है? 348। अब आपसे कोई पूछे कि हाई कोर्ट में इंग्लिश यूज होती है, बहुत सारे होते हैं, हाई कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में हिंदी यूज होती है, इंग्लिश यूज होती है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 348। अब एक चीज याद रखो, इसके साथ साथ मान लो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में या विधानमंडल में कोई भी विधेयक, या देखो सभी विधेयक
या जो पुनः स्थापित या प्रस्तावित विधेयक बिल वगैरह जो आएंगे वो किस में होंगे? इंग्लिश में होंगे। इसमें होंगे, इंग्लिश में होंगे। ठीक, आप देखो अब उसी तरह राज्यों का भी क्या होगा? अध्यादेश, मान लो राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस निकाल दिया, राज्यपाल ने ऑर्डिनेंस निकाल, वो भी किस में होगा? इंग्लिश में। ये देखो प्राधिकृत पाठ किस में होंगे? इन तीनों के अंग्रेजी में होंगे। है राज्य विधानमंडल द्वारा बनाएगी कोई विधि, कोई आदेश, नियम, विनियम, एक्ट, रूल, पॉलिसी, इसमें आएंगे। उनका प्राधिकृत पाठ मतलब ऑथेंटिक पाठ किस में होगा? अंग्रेजी भाषा में होगा। ये कौन सा कहता है? आर्टिकल 348। समझ गए? 348 क्या कहता है कि कौन सी भाषा होगी? इंग्लिश। समझ गए? अब एक चीज और, अब लोग कहते हैं कि भाई हाई कोर्ट है, ठीक है, कि आर्टिकल 348 कहता है कि 348 का एक कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश होगी। लेकिन कोई राज्य में कार्रवाई, जैसे मान लो कि मेरे को नहीं आती इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश, कोई तमिल भाई है उसको इंग्लिश नहीं आती, मलयालम का भाई है, अब वो कार्रवाई तो समझे कि बात क्या हो रही है इस देश में। तो अगर राज्यपाल को लगे तो वो राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति लेके हाई कोर्ट के अंदर जितनी भी कार्रवाई वगैरह होगी वो उस राज्य की हिंदी भाषा में या जो उस राज्य में शासकीय प्रयोजन के लिए भाषा होगी उसमें करवा सकते हैं। क्या लिखा देखो, आर्टिकल किसकी बात कर रहा हूं? आर्टिकल 348 का एक सेक्शन 2 ही है। समझ में ध्यान रखना कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से सहमति लेंगे, उस न्यायालय की कार्रवाई को जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में हिंदी भाषा या उस राज्य की शासकीय प्रयोजन के लिए भाषा के प्रयोग में प्राधिकृत कर सकता है। लेकिन कार्रवाई होगी, जो प्रोसेस सुनवाई वगैरह होगी वो हिंदी में या उस लोकल लैंग्वेज में होगी जो राज्यपाल चाहेंगे हाईकोर्ट में। कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश में हो। यह आर्टिकल 348 का सेक्शन 2 कहता है। लेकिन अगर जो जजमेंट आएंगे, जो निर्णय आएंगे, जो आदेश आएंगे, उन पे अंग्रेजी ही रहेगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन ध्यान रखना। यूपीएससी आपको दे एग्जाम में क्वेश्चन तो लिखना है। अगर भाषा के ऊपर कोई पूछे कि संविधान में क्या क्या प्रोविजन है तो वो लिखना है। ठीक, अब चलो भाई कि भाषा से संबंधित आर्टिकल 339 की बात करते हैं। भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियम करने की प्रक्रिया, जैसे मान लो कि संविधान को 15 साल हो गए तो जितनी भी भाषा है उनको उपबंध वगैरह करने के लिए कोई भी विधेयक संशोधन की पूर्व मंजूरी से पास किए जाएं, तो उसके लिए भी मान लो कि हिंदी लैंग्वेज में पास करना चाहती है सरकार, लेकिन उनको सबसे पहले क्या होगा? राष्ट्रपति से वो विधेयक की पहले परमिशन लेनी होगी। अगर अंग्रेजी को हटाना चाहते हो संसद में, किसमें? संसद में और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो सबसे पहले परमिशन किसकी लेनी होगी? राष्ट्रपति से। लेकिन राष्ट्रपति परमिशन कैसे देंगे? अपने आप देंगे? नहीं। जो आर्टिकल 344 के अनुसार जो राजभाषा आयोग बना है, कौन सा? यह आयोग बना है, गठित आयोग 344(1) के तहत है गठित। उस आयोग की सिफारिशों के आधार पर। दूसरा, 344 का खंड 4 के अनुसार जो गठित समिति थी, जो अभी अमित शाह जी जिनके हेड थे, पार्लियामेंट कमेटी, गठित समिति के प्रतिवेदन जो अपना विचार देंगे, ठीक है, जो अपना रिकमेंडेशन देखें, उस पर विचार करके ही बताएंगे कि हमें इंग्लिश हटानी है या नहीं हटानी है। ये 349 कहते हैं कि सपोज करो हाई कोर्ट से हटानी है, सुप्रीम कोर्ट से हटानी है, तो किन से रिकमेंडेशन मांगेंगे? कमीशन से और पार्लियामेंट्री कमेटी से। ठीक है, अभी पार्लियामेंट्री कमेटी ने द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति माननीय, उनको रिकमेंडेशन दे रखा है। आगे चलते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि आपकी कोई व्यथ है, आप अगर किस लैंग्वेज में दो, कोई जरूर जो आपकी व्यथ, आपकी जो राज्य भाषा की लैंग्वेज है, आप उसमें भी दे सकते हैं। अब इसी के साथ साथ 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। उसके अनुसार आर्टिकल 350(a) जोड़ा गया। उसमें कहा गया कि प्राथमिक स्तर पे एजुकेशन मातृभाषा में देना चाहिए। किसमें देना चाहिए? मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा का क्या करना चाहिए? पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए। अब देखो, ये मैंने फोटो लगाई अपने गांव में, यहाँ लिख रहे नाव चली। तो अधिकतर आज गाँव के मातृभाषाओं की जगह, देखो मेरी फैमिली में अंग्रेजी नहीं बोलते, आपकी फैमिली में आपकी मम्मी पापा दादा बुआ फूफा क्या इंग्लिश बोलते हैं?
फिर भी हमारे बच्चों को हम कहते हैं 5वीं पहली क्लास दूसरी क्लास में इंग्लिश मीडियम में डालते हैं, वो बच्चा क्या दुविधा में फंस जाता है। स्कूल में तो इंग्लिश है, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी है, कहीं भोजपुरी है, कहीं मैथिली है, कहीं राजस्थानी मारवाड़ी है, ठीक, कहीं अपनी गुजराती, कहीं सिंधी है, कहीं संताली है, कहीं गोंडी भाषा भी है, गोंडी भाषा भी, कहीं उड़िया है। तो बच्चा क्या करेगा? क्या पालन किया जा रहा है 350 का? कंपटीशन का दौर है, लोग कहते हैं इंग्लिश पढ़ो जी, बस मतलब अंग्रेजी पढ़ने का मतलब आप पढ़े लिखी हो, तो आपको कुछ आए ना आए आप शब्द बोले। मेरा मानना है एजुकेशन का मतलब है व्यवहारिक नॉलेज ही एजुकेशन है, बुक पढ़ना नोट है एजुकेशन। ठीक है, आपने सुना होगा AK-47 किसी ने बनाई थी, किसने बनाई थी? उसको सर्च करना, वो पढ़ा लिखा नहीं था, स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन बेहतरीन वेपन बनाया उसको। आज तक AK-47 का टक्कर का कोई वेपन नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूँ एजुकेशन बेस्ट जरूर है, लेकिन मातृभाषा में बात करना जरूरी है। कि आप अपने, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मातृभाषा में बात करता है वो गंवार होते हैं। हाँ, हम गंवार हैं। आप बने रहिए इलाइट, आप बने रहिए भारी मार्बल। तो आपसे कोई पूछे कि मातृभाषा में एजुकेशन की सुविधाएं तो गांव में है, लेकिन आज अब यहाँ देखोगे शहरों में बहुत स्कूलें हैं जिनमें इंग्लिश कल्चर, वेस्टर्न फेस्टिवल बनाया जा रहा है, उन्हीं को लोग समझते हैं। बच्चों को बेल्ट उल्ट बांध के थोड़ा अजीब सा बना देते हैं। आप चाहने मैं कुछ नहीं कर सकता, इतना ज्ञानी नहीं हूँ मैं। ये भावनाएं आप में भी आनी चाहिए कि आप अपनी मातृभाषा की कितनी इज्जत करते हो। तो मातृभाषा के लिए क्या होगा? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 350A। अब इसी के साथ साथ जैसे ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं, हम समझते हैं अल्पसंख्यक आयोग। तो अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक कोई धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हो सकता है, भाषा के रूप से भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं ना। तो भाषा के रूप में जो भाषाएं बहुत कम बोली जा रही है, मान लो कि कोई आदिवासियों के अंडमान निकोबार में भाषा बोली जा रही है, आदिवासी भाषा है जो पारंपरिक भाषा है, बहुत कम बच्ची बोली जा रही है। उनको बचाने के लिए, उन भाषाओं का उपाय के लिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आर्टिकल 350B जोड़ा गया कि भाषाई अल्पसंख्यकों के वर्गों की रक्षा के लिए एक विशेष अधिकारी होगा। इस अधिकारी को नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। क्या करे? कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है? आपसे कोई पूछे तो बता देना भाई कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 350B। 350 ख फॉर खरगोश है, ठीक है। और कै में क्या है? प्राथमिक मातृभाषा में एजुकेशन होना चाहिए। अब इसका काम क्या होगा विशेष अधिकारी का? कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों, रक्षा उपायों संबंधी जितने भी विषय की बातें आती है, सब पे राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देंगे, राष्ट्रपति को अपना सुझाव देंगे। राष्ट्रपति ये सुझाव पार्लियामेंट में या जिस राज्य के में है अल्पसंख्यक आयोग, जो अल्पसंख्यक भाषा के लोग हैं, उस राज्य के सामने अपनी रिपोर्ट रखेंगे। कौन सा कहता है? आर्टिकल 350B। कब जोड़ा गया? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब आते हैं, देखो भाषा अल्पसंख्यक आयोग। आपसे कोई पूछे कि भाषा अल्पसंख्यक आयोग जोड़ा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम से क्यों? वह संविधान में जोड़ लेते, पहले ही भी जोड़ सकते थे ना, क्यों जोड़ा? राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्यों आता है? कि जो बड़ी भाषाएं थी, ये तमिल बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत बड़े एरिया में बोली जा रही है, उनके आधार पर राज्य तो बन गया। कहीं तमिल में भी कुछ छोटी मोटी भाषाएं बोली जा रही हो, उनका कैसे सेफगार्ड होगा? उनको कैसे बचाया जाएगा? इसी के आधार पे राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी कि कुछ भाषाओं को बचाने के लिए, उनको राज्य तो नहीं बना सकते कि उनका एरिया कम है, कहीं 1 डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट में वो भाषाएं बोली जा रही है या 2 तहसील में बोली जा रही है, उनके लिए एक भाषाई अल्पसंख्यक विशेष अधिकारी नियुक्त करना है। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का कौन थे चेयरमैन? फजल अली, है ना, याद रखना फजल अली। फजल अली से पहले JVP के धर आयोग। ठीक है। अब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम से कौन कौन से जोड़े गए? 350B भी जोड़ा गया, 350A भी जोड़ा गया। अब आपसे कोई पूछे ये अधिकारी क्या काम करेगा, इस अधिकारी के बारे में आप बात कर सकते हो। आप 351 क्या कहता है? लास्ट आर्टिकल है, क्या कहता है? कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, कि हिंदी भाषा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पूर्वज
लिख के गए हैं। क्या लिख के गए हैं संविधान में? कि संघ भारत सरकार का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे, सामाजिक और सांस्कृतिक के तत्वों के अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी का यूज करे। लेकिन आजकल कुछ तथाकथित लोग, इलाइट वर्ग के लोग इंग्लिश का यूज करते हैं। उनको मातृभाषा में बोलने में शर्म आती है, उनको इंडिया को भारत बोलने में शर्म आती है, और ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं कि भारत क्यों बोल दिया। उनको भारत से प्रॉब्लम है, उनको भारत से नहीं, उनको हम लोगों से प्रॉब्लम है कि वो हमारी मातृभाषा है, हमारी भाषा है, जन की भाषा है। तो संघ की भाषा, उनको संविधान से प्रॉब्लम है। उनको प्रॉब्लम संविधान लिखने वाले हमारे बाबा साहब से प्रॉब्लम है कि संविधान में कैसे लिख दिया। संविधान में लिखे क्या उसका पालन ना करे सरकार? कि संघ का कर्तव्य अगर हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे। अगर आज विकास करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया, कुछ लोगों को आग लगी पड़ी है ट्विटर पे, और तथाकथित खुद को बुद्धिजीवी बता रहे हैं। शहरों में बैठ के गांव की रणनीति तय करने वाले लोग हैं वो। एसी के अंदर बैठ के, एसी के कमरों में बैठ के गांव के बारे में विचार देते हैं वो, कि कैसे गरीबी दूर होगी गांव की। और वो लोग कहते हैं कि भारत कैसे बोल दिया। अरे तुम बताओ, तुमको भारत से क्या प्रॉब्लम है? तो आपको कोई पूछे हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, तो याद रखना आप इसके लिए भारत सरकार काम करेगा, कि भारत सरकार हिंदी को प्रसार बढ़ाएगा, भाषा का माध्यम बनाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखो आप, लोकसभा में जितनी भी स्पीच है सब हिंदी में। आप सुनिए, आप समझोगे। मैं आपको इंग्लिश में स्पीच सुना दूं पुराने प्राइम मिनिस्टर, आप समझ भी नहीं पाओगे, क्यों? लगाव नहीं आता। हिंदी में सारी स्पीच पीएम मोदी की, तो हिंदी भाषा के लिए कर रहे हैं पीएम। ऐसे पीएम होने चाहिए, आगे आने वाले टाइम जो भी पीएम बने ऐसे ही बने। हमने तो समझ में आया आप बात क्या कर रहे हो, आपकी भावनाएं क्या है। आप इंग्लिश में बोल के अपना ज्ञान जो पेलना चाह रहे हो वो दूसरी जगह पेल लिए। ये हिंदुस्तान है और ये भारत है, ठीक है। अब मैंने बोला हिंदुस्तान, तो संविधान में कहीं हिंदुस्तान लिखा है? हाँ, हिंदुस्तानी। क्या लिखा है आर्टिकल 351 में? क्या कि संस्कृति के माध्यम से तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके कौन? हिंदी भाषा। इसके साथ उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप के बिना हिंदुस्तानी में, हिंदुस्तानी हमारा जो कल्चर, हिंदू कल्चर, भारत का कल्चर है, 8 भाषाओं को आत्मसात करते हुए है, 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं को भी अपने साथ आत्मसात करते हुए, ठीक है। आवश्यक और वांछनीय जो चीजें हिंदी में नई चीजें जोड़ी भी जाए, दूसरी भाषाओं से कुछ चीजें जोड़ी जाए, भंडार, हिंदी का भंडार बढ़ाया जाए, ये काम भारत सरकार को करना होगा। ये आर्टिकल 351 लिखा हुआ है, ये हमारी पवित्र बुक में लिखा हुआ है। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो संविधान को नहीं मानते, संविधान को नहीं मान रहे, वो समझ लो वो आपको नहीं मान रहे, वो अपना कुछ अलग ही लिखना चाहते हैं। वो बहुत बड़े लोग लगता है, या फिर तो वो संविधान, या फिर वो देवता है जिनको जरूरत नहीं है, या फिर वो जानवर है। देवता तो यहाँ से चले जाए वो, या जानवर है तो जंगल में चले जाए। यहाँ इंसानों की बस्ती है, हम देवताओं को पूछते हैं और जानवरों को भी पूछते हैं, तो वो इंसानों के बीच में क्यों रह रहे हैं वो लोग? ठीक, इसी के साथ आप देखिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।